हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम लेके आए हैं प्रवक्ता स्क्रीनिंग शिक्षण अभिरुचि का दूसरा टॉपिक। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज शिक्षण दक्षता एवं संप्रेषण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे? शिक्षण दक्षता एवं संप्रेषण। शिक्षण क्या है और संप्रेषण क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं, हमारा पहला है शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल किसे कहते हैं वो देख लेते हैं हम। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना, व्याख्यान देना, सहायक सामग्री का प्रदर्शन करना, पुनर्बलन देना, उदाहरण प्रस्तुत करना आदि कार्य करने होते हैं, जिसके द्वारा वे शिक्षण प्रक्रिया को सरल, सुगम व रुचिपूर्ण बना सके। इसी संपूर्ण प्रक्रिया को शिक्षण कौशल कहा जाता है। ठीक है, शिक्षण कौशल किसे कहा जाता है? जब कोई शिक्षक क्लासरूम के अंदर जाता है तो वो अपने विद्यार्थियों से प्रश्न पूछता है और व्याख्यान करता है किसी एक टॉपिक को लेकर, और सहायक सामग्री का प्रदर्शन करता है, मतलब जो पढ़ाने के दौरान जो वो सहायक सामग्री का प्रयोग करेगा। और पुनर्बलन देना, यानी जब पाठ खत्म हो जाता है उसके बाद शिक्षक जो है अपने विद्यार्थियों से प्रश्न पूछता है और उन्हें भी पुनर्बलन देता है। उदाहरण प्रस्तुत करना, मतलब जो भी कठिन कठिन शब्द हैं उनके सरल उसमें उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो इस सभी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? शिक्षण कौशल कहा जाता है। इसके द्वारा शिक्षण को क्या किया जाता है? इन सभी के द्वारा शिक्षण को क्या किया जाता है? सरल, सुगम और रुचिपूर्ण बना सकता है एक शिक्षक। तो इसमें कुछ डेफिनेशन है वो देखते हैं। इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है बी के पासी के अनुसार, शिक्षण कौशल उन परस्पर संबंधित शिक्षण कौशल क्रियाओं या व्यवहारों का समूह है जो विद्यार्थी के अधिगम में सहायक देते हैं। ठीक है, तो बी के पासी क्या बोले? शिक्षण कौशल उस शिक्षण क्रियाओं व व्यवहारों का समूह है जो विद्यार्थियों के अधिगम में सहायक देते हैं। ठीक है, जो विद्यार्थियों के अधिगम में उनको सहायक देते हैं उसे शिक्षण कौशल कहा जाता है। तो अगला देखते हैं, शैक्षिक शब्दकोश के अनुसार क्या है? कौशल मानसिक शारीरिक क्रियाओं को क्रमबद्ध और समन्वित प्रणाली होती है। ठीक है, कौशल क्या है? शारीरिक, मानसिक और क्रियाओं की क्रमबद्ध और समन्वित प्रणाली है। अगला देखते हैं, एल एन गेज के अनुसार देखते हैं एल एन गेज क्या कहते हैं। शिक्षण कौशल वे अनुदेशात्मक क्रियाएं हैं जिन्हें एक शिक्षक अपने कक्षा शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए प्रयोग करता है। ठीक है, तो एल एन गेज क्या कहते हैं? शिक्षण कौशल वह कौशल है जिसमें शिक्षक जो है अपने कक्षा में शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए प्रयोग करता है। जिन जिन चीज़ों को उसे क्या कहते हैं? शिक्षण कौशल कहते हैं। तो अगला देखते हैं, शिक्षण कौशल के प्रकार देखते हैं। शिक्षण कौशल कितने प्रकार के होते हैं? तो एनसीईआरटी ने 7 कौशल बताए हैं। ठीक है, एनसीईआरटी ने कितने कौशल बताए हैं? 7 कौशल बताए हैं। और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने कितने कौशल बताए हैं? 14 बताए हैं। और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय ने कितने बताए हैं? 18 बताए हैं। और CSEMS विश्वविद्यालय ने कितने बताए हैं? इन्होंने 21 बताए हैं। और ये क्या है? इंडिया के हैं। ठीक है, CASEMS विश्वविद्यालय इंडिया का है और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय ये कहाँ के? ये बाहर के विश्वविद्यालय हैं। और 1976 में डॉक्टर पासी ने कितने बताए हैं शिक्षण कौशल? 13 बताए हैं। और उसके बाद देखते हैं 1979 में डॉक्टर जंगीरा ने कितने बताए हैं? 20 बता रखे हैं। और अगला देखते हैं 1983 में डॉक्टर कुलश्रेष्ठ, डॉक्टर मिश्रा और डॉक्टर ममगई ने कितने बता रखे हैं? इन्होंने 15 बता रखे हैं। और एलन व रायन ने कितने बताए हैं? 14 बताए हैं। ठीक है, तो अगला देखते हैं शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल में क्या क्या आता है उसमें? शिक्षण कौशल में एक शिक्षक क्या क्या जब करता है तो वो देखते हैं पूर्व कौशल। तो सबसे पहले आते हैं इसमें प्रस्तावना कौशल आता है शिक्षण कौशल में। तो यह क्या है? पाठ शुरू करने से पूर्व पूर्व ज्ञान से जोड़ना। ठीक है, तो ये क्या करता है? जब शिक्षक एक क्लास में जाता है तो वो अपने पाठ को पढ़ाता है, तो उससे पहले वो क्या करता है? विद्यार्थी को उनके पूर्व ज्ञान से जोड़ता है, तो उसे क्या बोलते हैं? प्रस्तावना कौशल बोलते हैं। और अगला है प्रश्नीकरण कौशल। तो प्रश्नीकरण कौशल किसे कहते हैं? प्रश्न का ढांचा क्या होता है? या प्रश्न का ढांचा होता है प्रश्न पूछने की प्रक्रिया छात्रों द्वारा उत्तर प्राप्त करना होता है। तो शिक्षक जब पढ़ाता है तो वह बीच बीच में बच्चों से प्रश्न पूछता है और उनसे फिर क्या करता है? उत्तर प्राप्त करता है। तो इसे क्या कहते हैं? प्रश्नीकरण कौशल कहते हैं। अगला है कक्षा कक्ष प्रबंधन कौशल। कक्षा कक्ष प्रबंधन कौशल क्या है? जो बैठने मतलब क्लासरूम में जो बैठने की स्थिति, छात्रों की रुचि और सभी छात्रों पर नज़र। ठीक है, कक्षा कक्ष प्रबंधन कौशल ऐसा होना चाहिए छात्रों बैठने की स्थिति सही होनी चाहिए और छात्रों की रुचि होनी चाहिए पढ़ने में, और सभी छात्रों पे एक शिक्षक की नज़र जाए। और श्यामपट्ट कौशल क्या है? अगला है श्यामपट्ट कौशल। चौथा, सही ढंग से प्रयोग। छोटी कक्षा के लिए जरूरी स्वच्छ, स्पष्ट व सीधा अक्षरों का आकार, चित्रों का प्रयोग। ठीक है, तो श्यामपट्ट कौशल कैसा होना चाहिए कि सही ढंग से उसका प्रयोग होना चाहिए और छोटी कक्षा के लिए ज़रूरी। तो क्या है? छोटी कक्षा के लिए जो है श्यामपट्ट बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चा देख के लिखता है। और स्वच्छ और स्पष्ट व सीधा अक्षरों का आकार। ठीक है, जो ब्लैक बोर्ड में लिखा जाता है वो स्वच्छ होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए और सीधे अक्षरों में होना चाहिए। और साथ साथ में उनके साथ चित्रों का भी प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि छोटे बच्चे अधिकतर चित्रों के माध्यम से ही ज़्यादा सीखते हैं। अगला 5वां है उद्दीपन परिवर्तन कौशल। उद्दीपन परिवर्तन कौशल क्या होता है? रुचि ध्यान बनाए रखना,
शरीर का संचालन, हाव भाव, हाथों का संकेत, स्वर में उतार चढ़ाव और अंतःक्रिया में परिवर्तन। तो उद्दीपन परिवर्तन कौशल किसे कहते हैं? रुचि, ध्यान बनाए रखना, मतलब अपने पाठ में रुचि बनाए रखना, ध्यान बनाए रखना। और शरीर संचालन, हाव भाव, मतलब ये नहीं कि आप क्लास में गए हो पढ़ाने के लिए और एकदम सीधे खड़े हो, तो उसमें शरीर का संचालन भी होना चाहिए, हाथों का भी हाव भाव होना चाहिए, संकेत होना चाहिए, और स्वर में जो है उतार चढ़ाव आना चाहिए, और अंतःक्रिया में परिवर्तन होना चाहिए। अगला छठा है पुनर्बलन कौशल। पुनर्बलन कौशल किसे कहते हैं देखते हैं। अधिगम को बढ़ावा, ध्यान केंद्रित व अभिप्रेरणा। ठीक है, इसमें 4 घटक हैं। मौखिक है और अमौखिक है, सकारात्मक, नकारात्मक। मौखिक नकारात्मक भी हो सकता है और सकारात्मक भी हो सकता है। अमौखिक नकारात्मक भी हो सकता है, सकारात्मक भी, दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है। 7वां है व्याख्यान कौशल। व्याख्यान कौशल किसे कहते हैं? प्रवेश कथन, अधिगम, उपलब्धि, साधारण व तर्क संगत उदाहरणों का प्रयोग, उदाहरण हेतु उपयुक्त माध्यम, निष्कर्ष कथन, व्याख्यान कथन, दृश्य श्रव्य सामग्री, प्रमुख शब्दों की शब्दावली। ठीक है, तो व्याख्यान कौशल क्या है? प्रवेश कथन और अधिगम, उपलब्धि, साधारण व तर्क संगत उदाहरणों का प्रयोग। मतलब जब कोई व्याख्या कर रहे हो आप क्लास में, तो उदाहरणों सहित उसका प्रयोग भी करना चाहिए, और उदाहरण हेतु के माध्यम से उसका निष्कर्ष, उदाहरणों से उसका निष्कर्ष भी निकालना चाहिए, और व्याख्यात्मक कथन भी देना चाहिए। उसके लिए दृश्य श्रव्य सामग्रियों का भी प्रयोग करना चाहिए जब आप क्लास में व्याख्यान कौशल का प्रयोग कर रहे हो तो। अगला है दृष्टांत उदाहरण कौशल। तो दृष्टांत उदाहरण कौशल किसे कहते हैं? कहानी, चित्र और मानचित्र का प्रयोग होना चाहिए। दृष्टांत उदाहरण कौशल में क्या होना चाहिए? जब आप कोई चीज़ पढ़ा रहे हो तो कहानी भी होनी चाहिए, और चित्र के माध्यम से भी, और मानचित्र का प्रयोग भी करना चाहिए। और अगला है पाठ समापन कौशल। पाठ समापन कौशल किसे बोलते हैं? पाठ के अंत में प्रश्न पूछना और फीडबैक देना। ठीक है, पाठ समापन कौशल क्या है? अंत पाठ के, जब हमारा पाठ खत्म हो जाता है तो उसके बाद बच्चों से प्रश्न पूछना है कि बच्चों को कितना आया, और फिर उनको फीडबैक भी देना है। ठीक है, ये हो गया। और अगला देखते हैं हम सूक्ष्म शिक्षण किसे कहते हैं। इसी में सूक्ष्म शिक्षण भी आता है। तो सूक्ष्म शिक्षण किसे कहते हैं? छोटे छोटे भागों में शिक्षण कौशल की सीखना, एक लघु प्रक्रिया, एक समय में एक कौशल को सीखा जाता है। ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण किसे कहते हैं? जैसे नाम से पता चल रहा है, छोटा सा शिक्षण, यानी छोटे छोटे भागों में शिक्षण कौशल को सीखना, और यह एक क्या है? लघु प्रक्रिया है। शिक्षण कौशल क्या है? सूक्ष्म शिक्षण क्या है? एक लघु प्रक्रिया है, और एक समय में एक कौशल को सीखा जाता है इसमें। ठीक है, इसमें स्टेप्स कौन कौन से? ज्ञान प्राप्ति, कौशल प्राप्ति और स्थानांतरण अवस्था, इसके स्टेप्स हैं। तो इसमें देखते हैं शिक्षण प्रक्रिया। सबसे पहले होता है पाठ योजना। पाठ का योजना बनाया जाता है, फिर उसके बाद शिक्षण किया जाता है 6 मिनट के लिए, फिर प्रतिपुष्टि की जाती है 6 मिनट के लिए, फिर पुनः पाठ योजना तैयार किया जाता है 12 मिनट के लिए, फिर पुनः शिक्षण किया जाता है 6 मिनट के लिए, फिर पुनः प्रतिपुष्टि की जाती है 6 मिनट के लिए। तो टोटल मिला के कितने हो गए? 36 मिनट हो गए। तो ये सूक्ष्म शिक्षण की समय अवधि है। अगला देखते हैं शिक्षण कौशल की विशेषताएं। तो शिक्षण कौशल की क्या क्या विशेषताएं हैं? शिक्षण क्रियाओं एवं व्यवहारों से संबंधित होते हैं। तो ये क्या है? शिक्षण कौशल क्या होते हैं? शिक्षण क्रियाओं एवं व्यवहारों से संबंधित होते हैं। और अगला है अंतः प्रक्रिया को सक्रिय बनाया जाता है। तो इससे क्या किया जाता है? शिक्षण कौशलों से अंतः क्रिया को सक्रिय बनाया जाता है। तो हम जैसे कि क्लास में कोई पाठ पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों और शिक्षक के बीच अंतः क्रिया होनी चाहिए, और साथ में शिक्षण कौशलों का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। तो इससे क्या होता है? बच्चे एकदम सक्रिय रहते हैं पढ़ने के लिए। और अगला है छात्रों के अधिगम में सहायता एवं सुगमता प्रदान करना। ठीक है, और उसके बाद अगला है शैक्षिक विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं। तो क्या है यह? शैक्षिक विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए यह सहायक होते हैं। और अगला है शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाते हैं। तो शिक्षण कौशल क्या करते हैं? शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाते हैं। कक्षा शिक्षण व्यवहार की इकाई से संबंधित होते हैं। अगला क्या है? कक्षा शिक्षण क्या करते हैं? व्यवहार की किससे संबंधित? इकाई से संबंधित होते हैं। तो अगला देखते हैं हम इसमें क्या है अगला टॉपिक? शिक्षण विधियाँ एवं प्रविधियाँ। तो शिक्षण में कौन कौन सी विधियाँ प्रयोग की जाती हैं, तो उसको देखते हैं। शिक्षण एक सक्रिय क्रिया है। क्या है? शिक्षण एक क्या है? सक्रिय क्रिया है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाना है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाना है। इस क्रिया में शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों ही सक्रिय रहते हैं। ठीक है, शिक्षक और शिक्षार्थी क्या रहते हैं? इसमें दोनों सक्रिय रहते हैं। अगला देखते हैं शिक्षण विधियों का विकास। तो शिक्षण विधियों का विकास पढ़ते हैं। वर्तमान में शिक्षण पद्धतियों का जन्म तथा विकास महान दार्शनिक रूसो के प्रयासों का प्रतिफल है। ठीक है, वर्तमान में जो शिक्षण पद्धतियों का जन्म एवं विकास है, किससे माना जाता है? रूसो के प्रयासों से माना जाता है। रूसो के विचारों ने ही नवीन शिक्षण पद्धतियों को विकसित होने का रास्ता साफ किया है। ठीक है, जो रूसो के प्रयोग हैं, इनके विचारों ने क्या किया है? नवीन शिक्षण पद्धतियों को विकसित होने का रास्ता दिखाया है। रूसो की ही विचारधाराओं से प्रभावित होकर पेस्टालॉजी ने इस दिशा को उल्लेखनीय कार्य किया है। ठीक है, जो क्या है? रूसो के विचारों से प्रभावित होकर किसने इस दिशा को उल्लेखनीय किया है? पेस्टालॉजी ने। इनका मुख्य ध्येय शिक्षण
को मनोविज्ञान बनाना था। तो क्या था इनका मुख्य ध्येय शिक्षण क्या था? शिक्षण को मनोविज्ञान बनाना था और साथ ही विधियों एवं यंत्रवत बनाना चाहता था। ठीक है, पेस्टोलॉजी क्या करते हैं? यह साथ ही विधियों को क्या बनाना चाहते? यंत्रवत बनाना चाहता था। इसके बाद उनके शिक्षक फ्रोवेल और हर्बर्ट ने उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाया। ठीक है, पेस्टोलॉजी के बाद किसने उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाया था? फ्रोवेल और हर्बर्ट ने उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाया था और शिक्षण शास्त्र में मनोविज्ञान के प्रयोग पर बल दिया था। ठीक है, इन्होंने शिक्षण शास्त्र में किसके प्रयोग पर बल दिया था? मनोविज्ञान के प्रयोग पर बल दिया था। उसके बाद देखते हैं फ्रोवेल ने किंडरगार्टन पद्धति और हर्बर्ट ने अनुदेशन विधि का जन्म दिया। ठीक है, फ्रोवेल ने किस पद्धति को दिया था? किंडरगार्टन को दिया था और हर्बर्ट ने अनुदेशन विधि को जन्म दिया था। और अगला है मेरिया मॉन्टेसरी ने शिक्षण के स्थान पर सीखने अर्थात अधिगम पर बल दिया। ठीक है, मेरिया मॉन्टेसरी ने क्या किया था? शिक्षण के स्थान पर सीखने अर्थात अधिगम पर बल दिया था और उसने स्व शिक्षण द्वारा सीखने पर बल दिया था। ठीक है, उनने स्वयं से सीखने पर क्या किया था? शिक्षण पर बल दिया था। और अगला देखते हैं फ्रोवेल ने खेल द्वारा सीखने को अपनी पद्धति का आधार बनाया था। ठीक है, फ्रोवेल ने क्या किया था? खेल द्वारा सीखने की पद्धति को आधार बनाया था और आधुनिक युग में जॉन डेवी के अनुभव द्वारा सीखने के सिद्धांत को शिक्षा पद्धति का आधार बनाया। ठीक है, जॉन डेवी ने क्या किया था? अनुभव द्वारा सीखने के सिद्धांत को शिक्षा पद्धति का आधार बनाया था आधुनिक युग में। अगला देखते हैं शिक्षण विधि का चयन करते समय ध्यान देने योग्य तथ्य। तो देखते हैं शिक्षण विधि का चयन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक क्या होते हैं? शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होने चाहिए और विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने वाली होनी चाहिए। तो शिक्षण विधियाँ क्या होनी चाहिए? विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने वाली होनी चाहिए और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का पालन करने वाली योग्यता, रुचि तथा आवश्यकताओं की पूर्ति होने वाली होनी चाहिए शिक्षण विधियाँ। और अगला है सजीव वातावरण बनाए रखने में सहायक होती हैं शिक्षण विधियाँ और करके सीखने का सिद्धांत अर्थात क्रियाशीलता पर आधारित होनी चाहिए। ठीक है, शिक्षण विधियाँ कैसे होनी चाहिए? करके सीखने का सिद्धांत अर्थात क्रियाशीलता पर आधारित होनी चाहिए और व्यवहारिक होनी चाहिए, गतिशील होनी चाहिए। और शिक्षण विधियाँ कैसे होनी चाहिए? सर्वांगीण विकास के अवसर देने वाली होनी चाहिए और साथ ही सरल व स्पष्टता लाने वाली, ईमानदारी, आत्मविश्वास रटने से दूर करने वाली होनी चाहिए। तो शिक्षण विधियाँ क्या होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए और ईमानदारी, आत्मविश्वास होनी चाहिए और जो चीज़ें रटने पे बल देते हैं उनसे दूर करने वाली होनी चाहिए। अगला देखते हैं इसमें शिक्षण विधियाँ। सबसे पहला शिक्षण विधि कौन सी है? व्याख्यान विधि। ठीक है, यह क्या है? शिक्षा व्याख्यान विधि क्या है? सबसे प्राचीन विधि है। तो सबसे पहले जब स्कूल वगैरह नहीं थे, गुरुकुलों में जो है गुरुकुलों में जो गुरु होते थे वह अपने जो अपने छात्रों को व्याख्यान के द्वारा पढ़ाते थे, सारा पूरा कंठस्थ होता था और यह क्या था? उच्च कक्षाओं हेतु प्रयोग किया जाता है। व्याख्यान विधि का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? उच्च कक्षाओं हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। अब व्याख्यान विधि के गुण देखते हैं कौन कौन से हैं। इसके गुण देखते हैं। उच्च कक्षा हेतु उपयोगी। क्या है? यह उच्च कक्षा हेतु उपयोगी है और समय परिश्रम पर धन की बचत और एक समय में विद्यार्थी के बड़े समूह का शिक्षण। तो क्या है? एक समय में जो है विद्यार्थियों के बड़े समूह का शिक्षण किया जा सकता है। सुनने व ध्यान लगाने में प्रशिक्षित होती है और तर्क शक्ति का विकास होता है। और इसके दोष क्या है? निम्न कक्षा के लिए अनुपयोगी। ठीक है, यह छोटी क्लासों के लिए उपयोगी नहीं है क्योंकि व्याख्यान विधि छोटे बच्चों को इसे नहीं समझाया जा सकता छोटे बच्चों को। और अगला है विद्यार्थी निष्क्रिय स्रोत करके सीखने के सिद्धांत की अवहेलना। ठीक है, इसमें विद्यार्थी होते हैं निष्क्रिय रहते हैं क्योंकि अगर कोई शिक्षक क्लास में जा रहा है और व्याख्यान विधि का प्रयोग कर रहा है तो इसमें अधिकतर बच्चे क्या होते हैं? निष्क्रिय रहते हैं, ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं इस चीज़ में। और अगला है ध्यान अधिक समय तक केंद्रित नहीं, रुचि नहीं, मौलिक चिंतन के अवसर नहीं। ठीक है, और अगला क्या है? ध्यान अधिक समय तक केंद्रित नहीं रहता है व्याख्यान विधि में और ना रुचि होती है और मौलिक चिंतन के अवसर भी नहीं होते हैं। अगला है सैद्धांतिक ज्ञान पर अधिक बल। क्या करता है? सैद्धांतिक ज्ञान पर अधिक बल देता है। अगला दूसरा देखते हैं शिक्षण विधि कौन सी है? कथन विधि है। तो यह क्या है? व्याख्यान विधि के समतुल्य है। ठीक है, ये व्याख्यान विधि के समतुल्य है। हर्बर्ट स्पेंसर बच्चों को कम से कम बतलाना चाहिए, उन्हें अधिक से अधिक स्वतः ज्ञान से सिखाना चाहिए। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर की यह कथन विधि है। तो इसमें क्या कहा गया? बच्चों को कम से कम बतलाना चाहिए, उन्हें अधिक से अधिक स्वतः ज्ञान से सीखना चाहिए। ठीक है, बच्चों को क्या है? कम से कम बताना चाहिए, उनको क्या है? स्वतः सीखने पर ज़्यादा बल देना चाहिए, मतलब स्वयं सीखे इस पर ज़्यादा बल देना चाहिए। इसमें 5 सोपान है। 5 सोपान कौन कौन से हैं? 5 सोपान है आपके प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण और तुलना या सिद्धांत स्थापना, आवर्ती और प्रयोग। तीसरा शिक्षण विधि है पाठ्य पुस्तक विधि। ठीक है, यह क्या है? सबसे सरल विधि और शिक्षक व विद्यार्थी दोनों का परिश्रम कम होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? यह सबसे सरल विधि है पाठ्य पुस्तक विधि और इसमें क्या है? शिक्षक व विद्यार्थी दोनों का
परिश्रम कम लगता है। ठीक है, और इसके प्रकार देखते हैं कितने प्रकार हैं। इसके 4 प्रकार है, देखते हैं। स्मृतिकरण प्रणाली, और दूसरा है वर्णन परीक्षण प्रणाली, तीसरा है शिक्षक शिक्षा विद्यार्थी पाठ्यपुस्तक प्रणाली है, और चौथा है उप प्रभाग वर्णन प्रणाली। ठीक है, और इसके गुण देखते हैं। पाठ्यपुस्तक विधि के गुण कौन कौन से हैं। स्वाध्याय का विकास होता है इसमें, समय श्रम व बचत, धन की बचत होती है इसमें, समय की भी बचत होती है, श्रम की भी बचत होती है और धन की भी बचत होती है। और अगला है स्मरण शक्ति का विकास तथा सक्रियता रहती है। ठीक है, और इसके दोष क्या क्या है। मनोवैज्ञानिक व वैज्ञानिक दृष्टिकोण में उचित नहीं। ठीक है, क्या है, मनोवैज्ञानिक व वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह उचित नहीं है। ये रटने की प्रवृत्ति पर बल देते हैं। और अगला है व्यक्तिगत सिद्धांत की अवहेलना करते हैं। और अगला है पाठ्यपुस्तक उद्देश्य प्राप्ति का साधन शिक्षक द्वारा उसे साध्य मानना। ठीक है, क्या है, पाठ्यपुस्तक उद्देश्य प्राप्ति का साधन शिक्षक द्वारा उसे साध्य मानना। और अगला है सैद्धांतिक ज्ञान पर यह बल देता है। अगला चौथा देखें, व्याख्यान प्रदर्शन विधि। ठीक है, व्याख्यान विधि अलग है और व्याख्यान प्रदर्शन विधि अलग है। तो इसके देखते हैं, भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप सर्वाधिक उपयुक्त व्यावहारिक व उपयोगी विधि किसी विधि की रचना व कार्य प्रणाली का वास्तविक रूप से ज्ञान कराती है और क्रिया के परस्पर अवसर देती है। ठीक है, और प्रश्न पूछने के अवसर इसमें मिलते हैं व्याख्यान प्रदर्शन विधि में। और इसके गुण देखते हैं। व्याख्यान प्रदर्शन विधि के गुण कौन कौन से हैं। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। ठीक है, यह क्या है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। समय व धन की बचत होती है इसमें। केवल एक उपकरण की आवश्यकता, शिक्षक शीघ्र व कुशलतापूर्वक प्रदर्शन कर जटिल विषय वस्तु को स्पष्ट करता है। ठीक है, क्या है, केवल एक उपकरण की आवश्यकता होती है इसमें, जिसमें शिक्षक क्या है, शीघ्र व कुशलतापूर्वक प्रदर्शन कर जटिल विषय वस्तु होती है उसे स्पष्ट करता है प्रदर्शन करके। उसका देखी गई वस्तु अधिक समय तक याद रहती है। प्रदर्शन में कोई चीज़ दिखाई जाती है तो हमें ज़्यादा याद रहती है। वैज्ञानिक विधि और वैज्ञानिक सत्यों की ओर प्रेरित करती है। और इसके दोष क्या क्या हैं। करके सीखने के सिद्धांत की अवहेलना करता है। यह मतलब स्वयं से करने के सिद्धांत पे बल नहीं देता है। और विद्यार्थी केवल रुचिकर प्रदर्शन में सक्रिय रहते हैं। इसमें क्या है, विद्यार्थी केवल जो प्रदर्शन के द्वारा दिखाया जाता है सिर्फ उसी में रुचि लेते हैं। और शिक्षक केंद्रित विधि है। यह क्या है, शिक्षक केंद्रित विधि है। और अगला है व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत की अवहेलना करता है। और पूर्वाभ्यास या उपकरण खराब होने से शिक्षण कार्य अप्रभावी। ठीक है, अगर इसमें पहले से अभ्यास ना हुआ हो और उपकरण बीच में ही खराब हो गया तो यह क्या कहता है, शिक्षण कार्य के लिए अप्रभावी होती है। अब देखते हैं बाल केंद्रित शिक्षण विधियाँ। ठीक है, जो अभी तक की शिक्षण विधियाँ थी वो कौन सी थी, शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधियाँ थी। अब ये कौन सी हैं, बाल केंद्रित शिक्षण विधियाँ। तो इसमें पहला है हमारा परियोजना विधि, जॉन डीवी के व्यवहारवाद पर आधारित है। ठीक है, क्या है, परियोजना विधि किस पे आधारित है, जॉन डीवी के व्यवहारवाद पर आधारित है। इस विधि का विकास WH किलपैट्रिक 1981 के नामक शोध प्रकाशित किए थे। ठीक है, क्या किए थे, किलपैट्रिक ने इसका विकास किया था। कब किया था, 1981 में किया था। और इसे J.A. स्टीवेंस द्वारा पूर्ण किया गया। ठीक है, तो इसका विकास किसने किया, किलपैट्रिक ने किया था 1981 में। और इसे पूर्ण किसने किया था, J.A. स्टीवेंस ने इसे पूर्ण किया था। ठीक है, अब देखते हैं इसका मुख्य आधार ऐसी शिक्षा जो अर्थपूर्ण क्रिया पर आधारित हो। क्या है, इसका मुख्य आधार क्या है, ऐसी शिक्षा जो अर्थपूर्ण क्रिया पर आधारित हो। ज्ञान प्राप्ति के लिए स्वाभाविक वातावरण अधिक उपयुक्त है। ठीक है, क्या बोल रहा है यह, ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या है, स्वाभाविक वातावरण अधिक उपयुक्त है। और अगला है पहले कोई समस्या ली जाती है जो प्राप्त छात्रों द्वारा उठाई जाती है और उस समस्या को हल करने के लिए उन्हीं के द्वारा योजना बनाई जाती है और इस योजना को स्वाभाविक वातावरण में पूर्ण किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, सब कुछ एक छात्र ही करता है। तो उसके लिए सबसे पहले कोई समस्या ली जाती है छात्रों द्वारा और वह जो प्राय छात्रों द्वारा उठाई जाती है। ठीक है, और उस समस्या को हल करने के लिए उन्हीं के द्वारा क्या कहते हैं, योजना बनाई जाती है, छात्रों के द्वारा ही योजना बनाई जाती है और इस योजना को स्वाभाविक वातावरण में पूर्ण किया जाता है। अगला है इसमें स्टीवेंसन ने क्या कहा है, प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है जिसे स्वाभाविक वातावरण में पूर्ण किया जाता है। ठीक है, स्टीवेंसन ने क्या बोला है, प्रोजेक्ट क्या है, एक समस्या पूरक कार्य है जिसे स्वाभाविक वातावरण में पूर्ण किया जाता है। इसके प्रकार कितने हैं, इसके प्रकार 4 हैं। रचनात्मक और उत्पादक प्रोजेक्ट, दूसरा है कलात्मक या उपभोक्ता प्रोजेक्ट, इसे आनंद का प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। और तीसरा है समस्यात्मक प्रोजेक्टर और चौथा है अभ्यासात्मक प्रोजेक्ट। ठीक है, और इसके सोपान क्या क्या है देखते हैं। इसमें है परिस्थिति उत्पन्न करना, मतलब किसी चीज़ के लिए परिस्थिति उत्पन्न करना। फिर दूसरा है प्रोजेक्ट का चयन व उद्देश्य का ज्ञान। फिर अगला है प्रोजेक्ट की योजना का निर्माण करना है। और अगला है प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन करना है। और फिर है कार्य का मूल्यांकन करना। और फिर उसके बाद विवरण या रिकॉर्ड के द्वारा से प्रस्तुत करना।
और इसके गुण, प्रोजेक्टिव विधि के गुण कौन कौन से हैं देखते हैं। तत्परता का नियम, अभ्यास के नियम, प्रभाव का नियम पर आधारित है, ठीक है। थॉर्नडाइक के नियम पर आधारित है, तत्परता के नियम, अभ्यास के नियम और प्रभाव के नियम पर यह क्या है, आधारित है। दूसरा है अर्थपूर्ण एवं स्वयं में संपूर्ण है, ठीक है। अर्थपूर्ण और स्वयं में संपूर्ण है। और रुचि प्रारंभ से अंत तक, इसमें क्या है, रुचि प्रारंभ से लेकर अंत तक रहती है। और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर यह आधारित है। और अगला है अधिगम की लोकतांत्रिक विधि है, क्या है, अधिगम की लोकतांत्रिक विधि है। अगला है व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार शिक्षा। और अगला है गृह कार्य देने से मुक्ति, ठीक है। और इसमें दोष कौन कौन से हैं देखते हैं। इसके दोष हैं धन, समय व श्रम अधिक लगता है, क्या है, इसमें धन भी अधिक लगता है, समय भी अधिक लगता है, श्रम भी अधिक लगता है। और विधि पर आधारित पाठ्यपुस्तक का अभाव। और शिक्षक के सभी विषयों के ज्ञान की अपेक्षा, क्या करते हैं, शिक्षक के सभी विषयों के ज्ञान की अपेक्षा। और अगला है वर्तमान शिक्षा प्रणाली, उपलब्ध साधन आदि परिस्थितियाँ इस विधि के व्यवहारिक पक्ष में नहीं है, ठीक है। और अगला है उच्च कक्षाओं के लिए प्रोजेक्ट की उपलब्धता नहीं है। अगला देख, दूसरा है समस्या समाधान विधि। तो समस्या समाधान विधि किसकी है, यह है सुकरात की वैज्ञानिक विधि पर आधारित, ठीक है। समस्या समाधान विधि किस पर आधारित है, वैज्ञानिक विधि पर आधारित है। विद्यार्थियों के समक्ष परिस्थितियां पैदा कर समस्या उत्पन्न की जाती है, ठीक है। विद्यार्थियों के समक्ष परिस्थितियां पैदा की जाती हैं और उस समस्या को उत्पन्न की जाती हैं। उसके पश्चात विविध प्रयास कर शिक्षक के निर्देशन से समाधान किया जाता है। तो उसके बाद क्या, पहले क्या किया जाता है, विद्यार्थियों के सामने कोई परिस्थिति या समस्या उत्पन्न की जाती है। उसके पश्चात उसके विविध प्रयास करने के बाद, जिसमें कि शिक्षक भी उनका क्या करते हैं, सहयोग देते हैं और फिर उसका समाधान करते हैं। और इसके सोपान क्या क्या हैं देखते हैं। इसके सोपान है समस्या का निर्माण व चयन। सबसे पहले समस्या का निर्माण व चयन किया जाता है। उसके बाद समस्या का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। फिर समस्या से संबंधित आंकड़े संग्रह, परिकल्पना का निर्माण किया जाता है। उसके बाद फिर परिकल्पना की जांच की जाती है। फिर प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है। फिर लास्ट में निष्कर्ष निकाला जाता है। इसके गुण कौन कौन से हैं। वैज्ञानिक विधि के कार्य करने की अभिवृत्ति का विकास होता है। और चिंतन शक्ति, तर्क क्षमता व विवेचनात्मक शक्ति का विकास होता है। और तीसरा है व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार शिक्षण किया जाता है। और चौथा है क्रिया आधारित शिक्षण की प्रचुरता में प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। और इसके दोष देखते हैं, दोष कौन कौन से हैं। प्रत्येक विषय पर शिक्षण संभव नहीं होता है, ठीक है। यह क्या होता है, प्रत्येक विषय पर शिक्षण संभव नहीं होता है। अगला है केवल उच्च कक्षा में यह उपयोगी होता है, क्या कहते हैं, केवल उच्च कक्षा में से उपयोगी किया जाता है। और अगला है समय व श्रम अधिक लगता है इसमें भी। और अगला है आंकड़ों के संग्रह हेतु विद्यालय में पर्याप्त संदर्भ उपलब्ध नहीं होते हैं। और अगला है समस्या चयन विद्यार्थियों की रुचि व मानसिक स्तर के अनुकूल होने में कठिनाई होती है, ठीक है। तीसरा है आगमन विधि। तो आगमन विधि क्या है, अरस्तु की है। और यह क्या है, विविध उदाहरणों का अवलोकन करते हुए स्वयं निष्कर्ष निकालकर सामान्य नियमों का निर्माण किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या है, विविध उदाहरणों की अवलोकन करते हुए क्या किया जाता है, स्वयं निष्कर्ष निकालकर सामान्य विषयों का निर्माण किया जाता है। और यह क्या है, विशिष्ट से सामान्य की ओर यह विधि है, ठीक है। यह सबसे पहले विशिष्ट यानी कठिनाई आएगी सबसे पहले, फिर उसे सरलता की ओर ले जाया जाएगा। तो इसे कहते हैं विशिष्ट से सामान्य की ओर। अगला देखते हैं इसके गुण कौन कौन से हैं इसमें गुण है वैज्ञानिक दृष्टिकोण की अवलोकन क्षमता का विकास करना। और प्राप्त ज्ञान व्यवहारिक व स्थायी होता है। और गणित, विज्ञान व व्याकरण के शिक्षण के लिए अधिक उपयोगी होता है यह। और निम्न कक्षा में विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयोगी होती है। और तार्किक व मनोवैज्ञानिक विधि है, ठीक है। और इसके दोष कौन कौन से हैं, उच्च कक्षा के लिए उपयोगी नहीं है यह। और अनुभवी व प्रशिक्षित शिक्षक की आवश्यकता। और अगला है प्राप्त निष्कर्षों को निगमन विधि की जांच जाना आवश्यक है। और यह एक क्या है, धीमी गति का शिक्षण विधि है, ठीक है। निगमन विधि इसके प्रतिपादक कौन है, प्लेटो निगमन विधि के प्रतिपादक हैं। आगमन विधि के विपरीत है, यह क्या है, यह आगमन विधि के विपरीत है। सामान्य से विशिष्ट शिक्षण सूत्र पर आधारित है, ठीक है। इसमें सबसे पहले सरल चीज़ें दी जाएंगी, उसके बाद फिर कठिन से कठिन की ओर ले जाया जाएगा। इसे क्या बोलते हैं, निगमन विधि बोलते हैं। तो इसके गुण देखते हैं, स्मरण शक्ति बढ़ती है। और नियमों की सत्यता की जाँच आसानी से होती है। और उच्च कक्षा में विद्यार्थियों के लिए यह उपयोगी होती है। इसमें समय की बचत होती है। और अधिगम विधि के पूरक है, ठीक है। यह अधिगम विधि का पूरक है। और इसके दोष कौन कौन से हैं, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के विपरीत है। यह रटने की प्रवृत्ति को विकसित करती है। और प्राप्त ज्ञान अस्पष्ट व स्थायी होते हैं। और निष्कर्ष पूर्व से ज्ञान होने के कारण रुचि नहीं होती है इसमें। फिर अगला पांचवा है संश्लेषणात्मक विधि। इसमें क्या होता है, पहले अंगों का ज्ञान किया जाता है, फिर पूर्ण वस्तु का ज्ञान किया जाता है, ठीक है। पहले क्या जाता है, अंगों का छोटी छोटी चीज़ों का ज्ञान दिया जाता है, फिर उसके बाद पूर्ण वस्तु का ज्ञान, उसी का पूर्ण आकार दिखा के उसका ज्ञान दिया जाता है। अगला है छठा विश्लेषणात्मक विधि। विश्लेषणात्मक विधि में क्या है, पहले
पूर्ण वस्तु का ज्ञान किया जाता है। ठीक है, पहले कोई चीज़ है जो उसे पूर्ण दिखाया जाएगा, फिर उसको छोटे 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 भागों में उसे दिखाया जाएगा अंगों का ज्ञान। ठीक है, ये क्या है, पहले पूर्ण ज्ञान, पूर्ण वस्तु का ज्ञान, फिर अंगों का ज्ञान। अगला है 7वां वस्तु विधि। वस्तु विधि कौन सी है, यह मूर्त से अमूर्त की ओर वाली यह विधि है। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए वस्तु का प्रदर्शन करके उसके विषय में ज्ञान प्रदान किया जाता है। ठीक है, यह मूर्त से अमूर्त की ओर होती है। इसमें क्या किया जाता है, बच्चों को पढ़ाने के लिए वस्तु का प्रदर्शन करके उनके विषय में ज्ञान प्रदान किया जाता है। ठीक है, 8वां है दृष्टांत विधि। दृष्टांत विधि में क्या है, वस्तु विधि का दूसरा रूप दृष्टांत द्वारा ज्ञान प्राप्ति। दृष्टांत दृश्य व श्रव्य चित्र, मानचित्र आदि के सहारे वस्तु का स्पष्टीकरण, कहानी, चुटकुले आदि। ठीक है, दृष्टांत विधि में क्या है, इसमें ज्ञान प्राप्ति के क्या है, दृष्टांत दृश्य और जिसमें क्या करते हैं, श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है, मानचित्र का प्रयोग किया जाता है और आदि के सहारे वस्तुओं का क्या किया जाता है, स्पष्टीकरण किया जाता है, कहानी, इसमें कहानी, चुटकुले ये सब करके दिखाया जाता है। अगला है 9वां प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि किसकी विधि है, सुकरात की विधि है यह। इसमें क्या है, प्रश्नकर्ता से ही प्रश्न किए जाते हैं और उसके उत्तरों के आधार पर उसी से प्रश्न करते करते अपेक्षित उत्तर निकलवाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, सुकरात विधि में क्या किया जाता है, मतलब एक बच्चे से प्रश्न किए जाते हैं और उसी से बार बार प्रश्न किए जाते हैं और प्रश्न करते करते सही उत्तर को निकलवाया जाता है उसी बच्चे से। अगला है शोध विधि। शोध विधि में देखते हैं क्या है, ऐसी आर्मस्ट्रॉन्ग की विधि है यह। इसमें क्या है, विधि का प्रयोग पहले विज्ञान की शिक्षा में, फिर धीरे धीरे गणित, भूगोल व अन्य विषयों में भी इस विधि से छात्रों को उपयुक्त वातावरण में रखकर स्वयं किसी तथ्य को ढूंढने के लिए प्रेरित किया जाता है। ठीक है, यह कौन सी ऐसी आर्मस्ट्रॉन्ग की विधि क्या है, यह पहले विज्ञान में प्रयोग होती थी, फिर धीरे धीरे यह किसमें आई, गणित और भूगोल अन्य विषयों में भी इस विधि का प्रयोग किया जाने लगा। अगला है 11वां डाल्टन विधि। डाल्टन विधि किसकी विधि है, यह है हेलेन पार्कहर्स्ट की विधि है। तो इसमें क्या है, अमेरिका में डाल्टन नामक स्थान पर 1912 से 1915 के बीच यह हुई थी। ठीक है, डाल्टन विधि अमेरिका के कौन थे, एक डाल्टन नामक स्थान पे इस विधि का प्रयोग किया गया था। कब से, 1912 से 1915 के बीच में इस विधि का प्रयोग किया गया था। ठीक है, कक्षा शिक्षण के दोषों को दूर करने के लिए आविष्कारित कक्षा भवन के स्थान प्रयोगशाला ले लेती है। इस योजना के अनेक रूपांतर हुए, जैसे ब्रिटेनिया विधि और ड्रेकाली विधि और विनेका विधि। ठीक है, अगला है वर्धा योजना। तो वर्धा योजना देखते हैं, वर्धा योजना में क्या है, इसमें क्या है, बेसिक बुनियादी शिक्षा। तो बेसिक बुनियादी शिक्षा किसके है, महात्मा गांधी की शिक्षा विधि है। इसमें हाथ के काम की प्रधानता, यानी इसके हाथ के काम की प्रधानता दी गई है। हस्त कौशलों का शिक्षण, इसमें क्या है, जो चीज़ें हाथ से बनाई जाती हैं उनको प्रधानता दी गई है। ठीक है, इसमें विशेषता क्या है, इसकी विशेषता है मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा। ठीक है, इसमें क्या क्या कहा गया है, मातृभाषा, जो हमारी मातृभाषा होती है उसके माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए और हस्त कौशल केंद्रीय शिक्षा होनी चाहिए। और तीसरा है 7 से 14 वर्ष तक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए और शिक्षा स्वावलंबित होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए हमारी शिक्षण विधियाँ पूरी हो गई हैं। तो इसके बाद हम मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, इसकी तो बाकी बचा भाग है वो हम अगली वीडियो में करेंगे।